टीजीटी के मैटर की अगर बात करें तो टीजीटी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी डायरेक्टर है और ट्रांसफरिंग अथॉरिटी भी डायरेक्टर है। अब इस ऑर्डर के तहत ये कहा गया है कि भई जो आपको ट्रांसफ़र कर रहा है वो अथॉरिटी डायरेक्टर है, वो आपके आदेश करेगा और आपने रिप्रेजेंटेशन भी उसी अथॉरिटी को देना है, डायरेक्टर को देना है और बाद में स्पीकिंग ऑर्डर भी वही निकालेगा। तो मतलब हाँ, भई और जब हर विभाग की आप बात करेंगे तो ट्रांसफ़र बल्क में होती है हर विभाग में, तो वो माननीय मुख्यमंत्री का काम बढ़ेगा और उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर वो आपकी फाइल्स वापसी आएगी या फिर 1 महीने के अंदर जैसी बाइंडिंग जिसमें दी है कि जो इश्यूइंग अथॉरिटी है उसको जो है आपको स्पीकिंग ऑर्डर इश्यू करने पड़ेंगे। तो मतलब चारों तरफ से काम तो ज़रूर बढ़ेगा इसमें, पर हमने एक निवेदन इसमें कहा है रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भी, हमने परसों भी कहा कि जो आदमी जो अथॉरिटी ऑर्डर इश्यू कर रही है, वो अपीलेंट अथॉरिटी नहीं हो सकती है टेक्निकली कोर्ट के। नमस्कार। टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हरमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी बहुल राज्य माना जाता है। यहाँ पर कर्मचारियों के तबादले को लेकर गाइडिंग प्रिंसिपल में नया क्लॉज एड ऑन किया है। इसको लेकर कई तरह के असमंजस कर्मचारियों के भीतर है। हमारे साथ संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान साहब है। चौहान साहब, कई तरह का कन्फ्यूजन है। ये जो नया क्लॉज एड ऑन किया है, पहले इसकी व्याख्या कर लीजिए आम भाषा में कि कर्मचारी इसके मायने क्या समझे। सबसे पहले तिंज भारत के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। जो आपने गाइडिंग प्रिंसिपल 2013 जिसमें के तहत हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के स्थानांतरण होता है, उसमें अभी हाल ही में 13 तारीख को ही 13 फरवरी को इसमें एक इसके क्लॉज़ 2 में जो है इसमें एक अमेंडमेंट 2 ए किया गया है। उस 2A क्लॉज़ में एक नया प्रोविज़न डाला गया है कि पहले क्या होता था कि जब कर्मचारियों के तबादले होते थे, तो कर्मचारियों के पास एक लिबर्टी होती थी कि वो अपनी ट्रांसफ़र के एवज़ में उसे लगता था कि मेरी ट्रांसफ़र गलत हुई है या उसकी कोई विकट परिस्थितियाँ हैं, वो जॉइन करने की स्थिति में नहीं होता था, किसी भी कारणवश, तो वो कोर्ट को अप्रोच करता था। पहले ट्रिब्यूनल था, ट्रिब्यूनल बंद हुआ तो अब हाई कोर्ट के माध्यम से वो अपनी बात को रखता था और मोस्टली माननीय न्यायालय से या तो उसको स्टे कर दिया जाता था या उसको एक रिप्रेजेंटेशन डिसाइड होता था कोर्ट के माध्यम से कि इसके उसको सुना जाए। जो जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है जिसने ट्रांसफ़र इश्यू की है, वो अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग है। तो उसके बाद जो है उसके ऊपर एक टाइम बाउंड होता था कि अगर उसमें आपका जो उसको सुना जाने के बाद जो एक स्पीकिंग ऑर्डर डायरेक्टर निकाल रहा है, अगर उससे सैटिस्फाई नहीं है तो दोबारा वो इंडिविजुअल कोर्ट में जाता था। अब वो एक अपॉर्च्युनिटी जो है वो थोड़ी-सी बंद हो गई है। अब ये कहा गया है कि आप सीधे पहले जॉइन करेंगे, आप सीधे कोर्ट अप्रोच नहीं कर पाएँगे इस ऑर्डर के बाद। 30 दिन के अंदर जो है आप जब रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिस दिन आपकी ट्रांसफ़र हुई उसके आप 2 दिन, 3 दिन जब भी आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके 30 दिन के अंदर जो है उस अथॉरिटी ने ही जिसने आपके ऑर्डर किए, उसने डिसाइड करना है। हालाँकि ये इसमें ज़रूर कहा गया है कि वो अथॉरिटी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने ट्रांसफ़र इश्यू की है, सीएम ने या ईएम ने, उसको जो है वो आगे भेजेंगी, कंसर्न मंत्री को या मुख्यमंत्री को भेजेंगी पूरी डिटेल रिपोर्ट बना के कि भी इस आदमी की ट्रांसफ़र हुई है, इसके ये ग्राउंड है, इसने ये रिलीफ़ माँगा है, इसमें ये गलत हुआ है, सही है, इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने ट्रांसफ़र शुरू में इश्यू किया, उसने देखना है कि उसको उस ट्रांसफ़र को वो कैंसल करती है या उसको एज़ इट इज़ रखती है। तो उसके बाद वो उसी जो अथॉरिटी से नीचे कोई आदेश आएगा, उसके आधार पे स्पीकिंग ऑर्डर एक लाइन के डायरेक्टर निकालेगा कि आपकी ट्रांसफ़र रद्द की जाती है, कैंसल की जाती है या आपकी ट्रांसफ़र जो है वो वो ही रखी जाती है उदाहरण के आगे। तौर पर हम इसको समझना चाहेंगे। मान लीजिए कोई टीजीटी की अगर ट्रांसफर होती है, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डायरेक्टर है, तो स्पीकिंग ऑर्डर कौन जारी करेंगे? डायरेक्टर ही करेंगे और अपॉइंटिंग अथॉरिटीज में कौन होंगे? देखिए, अपॉइंटिंग अथॉरिटी टीजीटी की डायरेक्टर है। नहीं, अप्रो जो अथॉरिटी है जो डिसाइड करेंगे। नहीं ठीक है, मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। इसमें टीजीटी के मैटर की अगर बात करें तो टीजीटी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी डायरेक्टर है और ट्रांसफरिंग अथॉरिटी भी डायरेक्टर है। अब इस ऑर्डर के तहत ये कहा गया है कि भई जो आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, वो अथॉरिटी डायरेक्टर है, वो आपके आदेश करेगा और आपने रिप्रेजेंटेशन भी उसी अथॉरिटी को देना है, डायरेक्टर को देना है और बाद में स्पीकिंग ऑर्डर भी वही निकालेगा। तो मतलब भले ही वो सरकार की कॉम्पिटेंसी से सरकार उसमें जो भी आदेश करेगी, उस आदेश कंपिटेंट अथॉरिटी कौन कॉम्पिटेंट इसमें? अथॉरिटी तो सीएम या ईएम कोई भी जिसने नोट इश्यू किया है, जिसके कहने पे डायरेक्टर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ में माना गया है और वो क्या आदेश करती है, उसके बाद डायरेक्टर स्पीकिंग ऑर्डर निकालेगा। पर लेकिन इस आदेशों में एक बड़ी दिक्कत होने वाली है। मैं आपको इसमें थोड़ा-सा स्पष्ट कर दूँ कि हमने इसमें माननीय मुख्यमंत्री को भी परसों बात कही है, 15 तारीख को सचिवालय में हमने बात की है। उनके जो मीडिया सलाहकार हैं नरेश चौहान जी, उनसे भी बात हुई है डिटेल में कि इसमें थोड़ी-सी
क्लॉज़ेज़ है। 1 महीने का एक पीरियड बहुत लंबा उसमें हो गया। 1 महीने तक एम्प्लॉइज़ जाएगा, वो अपना सारा बोरी-बिस्तर लेके जाएगा, फिर वो वहाँ कहीं ठहरने की व्यवस्था करेगा। उससे क्या होगा, उसका एक मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा कर्मचारी का। फिर वो वापसी आएगा, हो सकता है मान लो उसकी ट्रांसफ़र कैंसल हो गई, तो वो तो उसमें आने और जाने में ही, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में ही, सरकार का भी इसमें, जब भी सरकार भी टीएडीए करती है, तो कम से कम एक कर्मचारी 25-30 हज़ार रुपए उसमें ट्रैवलिंग और ट्रांसफ़र उसको अलाउंस उसपे सरकार को देना पड़ता है। आने-जाने का सारा उसका सामान जो लगेज जाता है, उसका भी उसको पैसा मिलता है, जब भी टीटीए ट्रांसफ़र होती है। जब वो कर्मचारी वापसी आएगा, एक तरफ तो उसको सरकार ने दे दिया मान लिया, दूसरी तरफ जब कैंसल करेगी तो सरकार नहीं देगी, तो उसको अपनी जेब का भरना पड़ेगा। वो मतलब उसमें परेशानी में, भाग-दौड़ में नहीं, और कैंसलेशन तो बात की बात है। अगर किसी को आपको मैंडेटरी है कि आपको पहले जॉइन करना पड़ेगा। अगर मान लो नए स्टेशन पे जॉइन कर लिया और उसके बाद अथॉरिटी से भी रिलीफ नहीं मिला, फिर उसके बाद अगर इन केस कोई कोर्ट में चला जाता है, अगर स्टेटस को कोर्ट से भी होता है, तो भी रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि स्टेटस को का बिल्कुल, मतलब जहाँ उसने बिल्कुल। जॉइन कर रखा है, वहीं पर बरकरार रहेगा। तो देखिए नए पुराने स्टेशन पे कैसे जाएगा? ये बड़ा बड़ा एक पेंच है। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही। इसमें बड़ा मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ में जो कोर्ट के आदेश होते हैं, वो कोर्ट स्टेटस को ही करता है पहले। जब आप कोर्ट में अप्रोच करेंगे, तो कोर्ट उस आदेश को जो है वो बोलेगा कि इसको स्टे कर दिया जाए और स्टेटस को जो आज की डेट में वो रखा जाए, उस आदेश के ऊपर। पर जब कर्मचारी जॉइन कर देगा, तो उसका स्टेटस को क्या होगा कि जहाँ पे उसने जॉइन किया, वो ऑर्डर उसके इम्प्लीमेंट हो गए, तो वो वहाँ से और लीव नहीं हो पाएगा, और जब तक जो है कोर्ट के फाइनल ऑर्डर नहीं आएँगे। तो ये बड़ी सही बात है। और जब वो उसके बाद भी कर्मचारी, मान लो 1 महीने के बाद आपको रिलीफ नहीं मिला, फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। पर लेकिन जब आप कोर्ट में जाएँगे, तो उस वक़्त कोर्ट ने एक लाइन का आदेश आपको देना है कि टिल द टाइम ऑफ डिस्पोज़ल ऑफ द ऑर्डर स्टेटस क्वो इज़ मेंटेन्ड। तो स्टेटस को मेंटेन करने को कोर्ट बोलेगा, तो स्टेटस क्वो में तो आपने 1 महीने पहले जॉइन कर दिया उस स्टेशन पे, तो आप तो वहाँ फँस गए। तो मतलब कोर्ट से भी रिलीफ थोड़ा-सा उसमें कम मिलने की उम्मीद है। हमने इसमें थोड़ा-सा देखेंगे आप, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पैड पे भी हमने आज एक माननीय मुख्यमंत्री को भी एक निवेदन किया है कि ठीक है, 2 पहले तो उनका क्या पक्ष था? मुख्यमंत्री जब आपकी बातचीत हुई, देखिए उनका क्या पक्ष था? क्योंकि देखिए शिक्षा मंत्री नहीं है, वो विदेश में है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का क्या पक्ष था? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फाइल अगर दोबारा वापस जाएगी, सीएम ऑफिस से अगर अप्रूवल कोई नोट का हुआ है डीओ नोट का हुआ, तो वहीं वापस फाइल तो वहाँ भी डेफ कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डेफ़िनेटली जहाँ से नोट चला है, जहाँ से अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दी है, वहीं जाएगी। और जब हर विभाग की आप बात करेंगे, तो ट्रांसफ़रें बल्क में होती है हर विभाग में, तो वो माननीय मुख्यमंत्री का काम बढ़ेगा। और उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर वो आपकी फाइल्स वापसी आएगी, या फिर 1 महीने के अंदर, जैसे बाइंडिंग जिसमें दी है कि जो इश्यूइंग अथॉरिटी है, उसको जो है आपको स्पीकिंग ऑर्डर इश्यू करने पड़ेंगे। तो मतलब चारों तरफ से काम तो ज़रूर बढ़ेगा इसमें। पर हमने एक निवेदन इसमें कहा है, रिप्रेज़ेंटेशन के माध्यम से भी हमने परसों भी कहा कि जो आदमी, जो अथॉरिटी ऑर्डर इश्यू कर रही है, वो एपेलेंट अथॉरिटी नहीं हो सकती है टेक्निकली, कोर्ट के नज़रिए से भी। एपेलेंट अथॉरिटी उससे ऊपर वाली होती है। अगर मान लो डायरेक्टर ने ऑर्डर पास किया है, तो हम उसमें ये एक निवेदन कर रहे हैं, हमने लिखा भी है, लिख के भी यही दिया, और मैंने यही कहा कि मैंने नरेश चौहान जी को भी ये बोला कि भई आप इसमें एक काम करिए, हम ठीक है, हम सरकार सुप्रीम है, सरकार जो चाहती है वो ठीक है, कि जो मान लो डायरेक्टर ने ऑर्डर इश्यू किए, तो सेक्रेटरी उसको सुने। वो जो जो स्पीकिंग ऑर्डर एग्री हाँ, सेक्रेटरी सेक्रेटरी साहब के करे निकले, फिर वो कोर्ट की नज़रों में भी वो बाइबल हो गए कि वो रिप्रेजेंटेशन सेक्रेटरी को जाए। हायर अथॉरिटी। अगर डिप्टी डायरेक्टर ऑर्डर कर रहा है, तो डायरेक्टर को जाए, हायर अथॉरिटी सेकंड जो उसकी अथॉरिटी है, उसके पास रिप्रेजेंटेशन जाए, वो उसको डिसाइड करे। और नहीं वो उसके फेवर में होता है, तो वो कोर्ट में जाए। और और नंबर 2 बात, जॉइनिंग से पहले ही ये सारा हाँ। नंबर 2 बात हमने एक और माँग कही है उसमें कि 30 दिन के या 1 महीने के पीरियड के बजाय 5 दिन उसको दिए जाए, कि 5 दिन तक तो टीचर वो विदाउट जॉइनिंग भी रह सकता है। 5 दिन में तो वो उसका वेट भी कर सकता है, कि 5 दिन उसको टाइम मिले, और 5 दिन में अगर डिसाइड होने के बाद उसको जाना पड़ता है, तो वो या जाए या फिर कोर्ट जाए, उसकी अपनी मर्ज़ी है। पर 5 दिन या 10 दिन से ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 महीने का। 2-3 चीज़ें हमने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में ये बात डाली है। तो इसके ऊपर मेरा यही कहना है, बाकी तो सरकार जिस तरह से निर्णय लेगी, वो बाइंडिंग होती है कर्मचारियों की सीसीएस रूल में। नहीं, मुख्यमंत्री का क्या किस तरह का रुख था? क्या वो नहीं, आपकी उसमें आपने कोई जो बड़ी माँग बड़ी उठाई है डिटेल बात इस पे नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इसको देखेंगे, जैसा आप बोलेंगे उसको करेंगे, उन्होंने इतना ही सा कहा। और बाकी नरेश जी ने भी कहा कि भई इसके ऊपर जैसा आप बोल रहे हैं, इसके ऊपर ऐसा भी किया जा सकता है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, देखते हैं इसके ऊपर क्या सरकार अगली कार्रवाई करती है, क्या अमेंडमेंट होती है, क्या नहीं होती है, ये देखने वाली बात है। अब युक्तिकरण हो रहा है विभाग का, तो बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, आपके संगठन बार-बार आप मुद्दे को उठाते भी हैं। अब क्या कौन से मुद्दे हैं जो अभी भी सुलझे नहीं हैं? देखते युक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर विभाग में होती है।
अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास तो सारे विभागों की एक जवाबदेही है, ज़िम्मेवारी है और चाहे वो बोर्ड है, चाहे वो निगम है, चाहे वो डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो मेरा अपना शिक्षा विभाग है और सबसे बड़ा विभाग शिक्षा विभाग है, आपको पता है। तो यहाँ पे युक्तिकरण ज़्यादा होता है और अभी आप देख रहे हैं युक्तिकरण हर विभागों में हो रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हो रहा है, चाहे वो किसी और विभाग में हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन में हो रहा है, वो बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है। तो ये युक्तिकरण कुछ हद तक तर्कसंगत है, मैं ऐसा भी मानता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ की बात कर लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लाल पानी स्कूल की बात कर दूँ। लाल पानी स्कूल में एक समय में इंग्लिश की 10-10 पोस्टें होती थी। फिज़िक्स की 3-3 पोस्टें होती थी। हर मतलब सब्जेक्ट की 3-3 4-4 पोस्टें हुआ करती थी। या अब अगर बात करूँ हिंदी की या पॉलिटिकल साइंस की तो 4-4 5 पोस्टें होती थी। क्यों होती थी? तो वो एक कैडर स्ट्रेंथ की बच्चों की स्ट्रेंथ के आधार पर होती थी। अब धीरे-धीरे बच्चों की संख्या हमारी कम हो रही है, तो डेफ़िनेटली वो आप उन पोस्टों का कोई औचित्य नहीं बनता है। वहाँ उन पोस्टों को दिया जाए जहाँ पे बच्चों की ज़रूरत है, जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ है ही नहीं है टीचर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो युक्तिकरण का होना बड़ा ज़रूरी है और ये सरकार का एक अच्छा प्रयास है। इसमें अगर युक्तिकरण नहीं होता तो एक पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस रहती है ना, उस वो करके ही नहीं हो पाता। हम तो बोलते हैं युक्तिकरण करो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दो, पर सरकार की अपनी मजबूरियाँ हो जाती है कि युक्तिकरण जो है उसको नहीं होता क्योंकि उसमें बड़ा सारा पॉलिटिकल पेच फँस जाता है। तो ये सरकार की एक पॉलिटिकल विल है, ये कर रही है, अच्छी बात है। इसके लिए तो हम सरकार को बधाई जी, देते हैं, क्योंकि आप लेकिन महासंघ के क्योंकि अध्यक्ष भी हैं, दूसरे क्योंकि बिजली बोर्ड में वो तो युक्तिकरण के नाम पे 700 से ज़्यादा पोस्टें वहाँ खत्म हो गई, ऐसा मैं कह रहे हैं मैं और आंदोलन की राह मैं पर है। मैं वही लेकिन बात आपसे आगे कही थी और आपने मुझे रोक दिया। लेकिन अगर युक्तिकरण के नाम पे आप ये करें कि आपने जहाँ जो पोस्टें रिटेन होनी चाहिए थी, उनको भी आप हटा दें। इलेक्ट्रिसिटी का कांसेप्ट हमारे कांसेप्ट से कुछ अलग है। देखिए, ये हमारे सिस्टम में अगर एजुकेशन में रेशनेशन हो रहा है, तो कारण ये है कि हमारे बच्चों की संख्या कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं जा रहे। हमारे पास चैनल अलग-अलग है। एजुकेशन के, जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया आज की डेट में। उसको सरकार ने ही बढ़ावा दिया। स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों को एफ़िलिएशन दी तो सरकार ने दी। ब बस प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया तो सरकार की वजह से हुआ। तो आज उनकी संख्या बड़ी हो गई है और वो एक बड़ा एक मास मोबिलाइज़ेशन कर रहे हैं, बच्चे हमारे उधर जा रहे हैं। उसके कई और फैक्टर है, वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। तो इसका कारण है कि यहाँ होना संभव है। पर जहाँ तक बात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक सिंगल एजेंसी है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है सप्लायर है। जो कंज्यूमर को जो है इलेक्ट्रिसिटी को फैसिलिटी दे रहा है। पर लेकिन आज कंज्यूमर तो बढ़े हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर कंज्यूमर तो बढ़े हैं ना, घटे तो नहीं है ना, मीटर की संख्या तो उनकी बढ़ी है। तो इसका मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट भी उनकी जो संख्या है एम्प्लॉयमेंट की, उनके कर्मचारी को बढ़नी चाहिए थी। वहाँ कांसेप्ट कुछ अलग आता है। तो वो घटनी नहीं चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। मैं तो इस तरफ उनका पक्षधर हूँ कि उनकी संख्या घटने के बजाय बढ़नी चाहिए। अगर हमारे शिक्षा विभाग में टीचरों की संख्या घट रही है, तो उसका कारण है कि बच्चे घट रहे हैं। नहीं, क्या सुझाव देते हैं? क्योंकि बच्चे तो घट रहे हैं, क्यों वो निजी की तरफ जा रहे हैं? और एक ये भी बार-बार कहा जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी है, वो अपने बच्चे एक टीचर ही है, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो निजी संस्थानों की तरफ रुख करते हैं, तो फिर वहाँ तो और चाहते ये कि पोस्टें ज़्यादा हो। देखिए, मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर विद्युत की आपूर्ति को करने का और विद्युत की सप्लाई को पहुँचाने का एक ही विभाग है, वो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उसके पास पूरा ज़िम्मा है, कोई दूसरी एजेंसी नहीं है। जब दूसरी एजेंसी नहीं है तो सारा भार उनके ऊपर है, क्वालिटी अच्छी है, बुरी है, उनको देनी है, उनको प्रोवाइड करना है हर चीज़। जवाबदेही भी उनकी है और जहाँ से शिक्षा की बात करें, यहाँ मल्टीपल चैनल है एजुकेशन के। हम एक बात करते हैं, हर बच्चे के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था आप लागू कर दो, सारे गवर्नमेंट स्कूल कर दो। जब सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हो जाएँगे, तो हर एक व्यक्ति का बच्चा बड़ा है, छोटा है, आईएएस है, ब्यूरोक्रेट्स है, मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है या क्लास 4 है, सबका बच्चा एक स्ट्रीम के अंदर होगा, तो वहाँ सबकी जवाबदेही तय हो जाएगी। हम भी इस बात को बहुत समय से बोल रहे हैं और जब ऐसा होगा, तो सबके बच्चे एक जगह पढ़ेंगे, ना तो पोस्टें खत्म होगी, पोस्टें खत्म होने की जगह पोस्टें बढ़ेंगी हमारी, क्योंकि एनरोलमेंट बढ़ेगी और वहाँ क्वालिटी भी बढ़ेगी और सरकारें जो है फिर क्या करेंगी, ध्यान ज़्यादा देंगी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। अभी ध्यान नहीं है, मैं सच्चाई बताऊँ आपको, इस तरफ सरकारों का बहुत दिल से ध्यान नहीं है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, वहाँ पे आप फैसिलिटी दें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दें, वहाँ पर जो आप जो है फैकल्टी दें, जिसको हम क्या बोलते हैं कि टीचर्स की वहाँ पे पूरी एनरोलमेंट होनी चाहिए, पूरा कैडर वाइज़ उसकी फैकल्टी वाइज़ वहाँ पे टीचर्स हों। ऐसा जब नहीं होगा, तो मान लो जैसे प्लस 2 क्लास साइंस की बात करूँ मैं किसी स्कूल की, किसी भी एबीसी
वहाँ पे मैथ का टीचर नहीं है, या फिर किसी एक स्कूल में जो है साइंस स्ट्रीम में जो है बायोलॉजी का टीचर नहीं है। तो वहाँ से क्या होगे, बायोलॉजी के साथ-साथ केमिस्ट्री, फिज़िक्स के जो बच्चे हैं ना, वो भी फिर वो नहीं पढ़ पाएँगे वहाँ पे, क्योंकि एक स्ट्रीम उसकी खत्म हो गई, तो बच्चा तो खत्म हो जाएगा वो। लेकिन फिर वो सरकार ये सारे पूरा कहती है पूरा स्ट्रीम वहाँ से निकल जाएगा, और सारे बहुत बच्चे वहाँ से बहुत पलायन कर लेंगे, और वो स्ट्रीम खत्म हो जाएगी, वो पोस्टें भी खत्म और बच्चों का पलायन भी हो जाएगा। ये कारण रहा है। सरकार ये कहती है कि वहाँ कोई भी शिक्षक दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना ही नहीं चाहते हैं। वो कस्बों की तरफ, शहरों तक जो है वो अपनी पोस्टिंग करवाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा है, ये तो सरकार ने अपनी एक कमिटमेंट ज़ाहिर की है, और अच्छी बात है कि आपका टेन्योर जहाँ हार्ड एरिया में है, वहाँ आपको जो है नॉर्मल एरिया में भी आपको मौका मिलेगा। जो टीचर्स सदियों से सॉफ्ट एरिया में रह रहे हैं, सरकार का प्रेरोगेटिव है, उनको हार्ड एरिया, हम तो कभी नहीं बोलते उसमें। उनको भेजिए, सरकार भेज भी रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है इस दिशा में कि ठीक है, आप म्यूचुअल कम से कम करें, या बार-बार आप म्यूचुअल ना करें, उसके बाद आपका टेन्योर पूरा है तो आपको और जगह भेज रहे हैं, वहाँ भी तो कोई ना कोई टीचर जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर की ठेकेदारी है कि वो शहर के अंदर ही नौकरी करे, एक टीचर की जवाबदेही है कि वो हार्ड एरिया और ट्राइबल में ही काम करे। एक बार लाइफ़ में सबको हार्ड या ट्राइबल एरिया सुनिश्चित किया जाए, इसके ऊपर मैं बिल्कुल सरकार के साथ हूँ कि ऐसा सबके साथ किया जाए, वो चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो छोटे के हैं। वो चाहे किसी की पहुँच छोटी है, चाहे कम है, वो किसी भी मतलब क्लास, कैडर, क्रीड से कोई भी एम्प्लॉयी आ रहा है, तो वो सबके लिए सिमिलरिटी बनाई जाए, उससे क्या होगा? और मैं तो ये बोलता हूँ कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट सबके लिए जो है, दुर्गम क्षेत्रों में की जाए, एक बार लेकिन तो। जी उसमें भी जो राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं, पहुँच वही वाले वही लोग हैं, वो वो ज़्यादा सरकार किसी की हो लेकिन वो जुगाड़ तंत्र कहा जाता है, जुगाड़ तंत्र के सहारे अपनी पोस्टिंग करवा लेते हैं। वही मैंने आपसे बात की, ये कमिटमेंट तो सरकार को अपनी वचनबद्धता दोहरानी पड़ेगी कि भई किसी भी कास्ट, क्रीड, पॉलिटिकल उसका बैकग्राउंड का आदमी हो, उस सबको जो है फर्स्ट अपॉइंटमेंट में जो है हार्ड एरिया कम से कम 3 से 5 साल जब काटेंगे, तो रोटेशन अपने आप बनता रहेगा। नई अपॉइंटमेंट होती रहेगी, वहाँ से वो बंदे आते रहेंगे, तो हमारा मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक के लिए एक सीमित, जो लोग अभी तक नहीं गए उनको भेजो, हम ये भी बोलते हैं। ये भी बड़ी ज़रूरी है, और अभी स्कूलों का रेशनलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है। अभी इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हमारी क्यों रेशनलाइज़ेशन हो रही है? क्यों एनरोलमेंट घट रही है? एनरोलमेंट क्यों घट रही है? बड़ी बड़ी गहराई में अगर मैं जाऊँ, तो कारण ये है कि हमारा जो फीडिंग है ना, फीडिंग कैटर, वो ऊपर नहीं आ रहा। प्राइमरी एजुकेशन से बच्चे आएँगे तभी तो मिडल हाई सेकेंडरी में आएँगे। जब नीचे बच्चे नहीं होंगे तो ऊपर तो आएँगे नहीं। आपकी अगर बेसमेंट में 10 पिलर है, तो 10 पिलर का एरिया जितना होगा तो उतना ही बनेगा, उसको आप 12 पिलर के एरिया में नहीं ऊपर बढ़ा सकते। जितना नीचे से आपका चल रहा है, वही उसको ही आप ऊपर जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस है देने की ज़रूरत है, और मैं बार-बार यही कहता हूँ कि हमारे को प्राइमरी एजुकेशन को एक स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इसमें जितनी हमारी प्राइमरी टीचर की जवाबदेही है, उतनी बाकियों की जवाबदेही भी है। वो भी अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते। हम सबकी कलेक्टिवली जवाबदेही है। तो मैं तभी कहता था कि प्राइमरी एजुकेशन को सेकेंडरी एजुकेशन के साथ क्लब किया जाए, जोड़ा जाए। उसको आइसोलेशन में नहीं छोड़ा जाए। कइयों को मेरी बात बुरी लगती है। मेरा कोई उसमें पॉलिटिकल है, मेरा अपना कोई अपना एजेंडा नहीं है। जब प्राइमरी एजुकेशन को आप साथ लेके चलेंगे ना, एज़ ए एक वो जिसको बोलते हैं एक कंबाइंड वे में लेके चलेंगे, तो इसमें एक सरकार काम कर रही है कि पहली से 12वीं तक के प्री प्राइमरी से लेकर नर्सरी से 12वीं तक की एजुकेशन को इकट्ठा करने का जो माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का प्रयास है, वो तो बड़ा सराहनीय प्रयास है, हम तो उसको सराहना करते हैं। अच्छा प्रयास है। उसमें क्या होगी? अकाउंटेबिलिटी सबकी फिक्स होगी। प्रिंसिपल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि वो प्राइमरी एजुकेशन से बच्चों को ना छोड़े, प्री प्राइमरी से। वो ही बच्चा ऊपर तक आएगा प्लस 2 तक। वही हमारी एनरोलमेंट बढ़ेगी, और एनरोलमेंट बढ़ेगी तो हमारी पोस्टें भी बढ़ेगी, फिर रेशनलाइज़ेशन नहीं हो पाएगी हमारी, वो रुक जाएगी। ये रोकने का काम है। इसमें हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हाँ, उसमें जब हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन बनेगा, इकट्ठा बनेगा, उसपे कुछ चीज़ें हैं जो हमने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में डाली है, लिख के भी दिया है। उसमें डायरेक्टर कौन बनेगा, उसमें हमारी पोस्टें कैसे रिटेन होगी, उसमें प्राइमरी टीचर को कैसे उसमें लाभ मिलेगा, उनकी पोस्टें खत्म नहीं होनी चाहिए, या किसी की भी खत्म नहीं होनी चाहिए। उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, ये एक 2-3 दौर की बैठकें इसमें जब होगी, स्टेक होल्डर को इसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। मैंने शिक्षा मंत्री को बोला बहुत जल्दी में ना करें। मैंने खुद उनको बात कहा, ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका, एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, और ये ज़रूरी है, पर इसको में कोई जल्दी ना दिखाएँ आप। स्टेक होल्डर से 2-3 दौर की मीटिंग करें, सबसे बात करें। मैंने कहा कि हिमाचल गवर्नमेंट टीचर में बहुत बड़ा संगठन है, इसमें सब लोग आते हैं, सब तरह के टीचर्स आते हैं। हमसे बात करें, पीटीएफ से बात करें, और जो हमारे पास सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे बात करें। जब आप सबसे बात करके आएँगे, तो आपको एक नया आइडिया मिलेगा, और करना है, इस बात को करने की आवश्यकता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इनका ये कहना है कि कोई भी अगर कड़े कदम भी सरकार उठाती है, तो ये उसका स्वागत करेंगे बशर्ते कि सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए और संबंधित जो स्टेक होल्डर है, उनसे बातचीत इसलिए ज़रूरी है ताकि सबका पक्ष उसमें सामने आए। कुछ मुद्दों पर इनके विरोध भी है, लेकिन कुछ मुद्दों पर इनकी सहमति भी है। टिंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।